हेलो एवरीवन। तो विज्ञापन संख्या 51 या फिर आने वाला जो विज्ञापन है विज्ञापन संख्या 52 का जो जीएस का सिलेबस है, इस सिलेबस में शिक्षण और शोध अभिवृत्ति ये आपका सेकंड यूनिट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो शिक्षण और शोध अभिवृत्ति यानी कि दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। तो शिक्षण एक अलग यूनिट है, शोध एक अलग यूनिट है, और इसमें हम देखेंगे यानी कि जो आज का आपका टॉपिक है इसमें हम शिक्षण एप्टीट्यूड के जितने भी पहलू हैं सभी से परिचित होंगे। ये एक कंप्लीट क्लास है जो कि केवल विज्ञापन संख्या 51-52 के लिए नहीं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका सिलेबस है दोस्तों, इसमें प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियां, मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक ये शिक्षण एप्टीट्यूड के अंतर्गत आपके सिलेबस में शामिल है। तो सारे पहलुओं को और सारे टॉपिक को आज के इस सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे। और अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो आगामी लेक्चर हैं और जो आगामी आपका सिलेबस है उसका वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप चाहें तो पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको हर लेक्चर की पीडीएफ दी जाती है और पर्सनल गाइडेंस भी उपलब्ध है। तो दोस्तों समझेंगे कि शिक्षण क्या होता है, टीचिंग क्या होती है। जॉन डेवी ने बहुत पहले ही कहा था कि शिक्षण जो है ये एक 3 डायमेंशनल प्रोसेस है, यानी कि त्रिआयामी सामाजिक प्रक्रिया, जिसमें शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी शामिल होते हैं। तो दोस्तों पाठ्यक्रम का निर्माण जब नहीं हुआ था, यानी कि वैदिक काल में अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम का विलोपन हो गया था, केवल शिक्षक और शिक्षार्थी हुआ करते थे। यानी कि अगर एग्जाम में आया कि वैदिक काल में जो शिक्षण प्रक्रिया थी वो 2D थी या फिर 3D थी, तो ये 2D थी, द्विआयामी थी। इसमें केवल शिक्षक और शिक्षार्थी ही शामिल होते थे। स्किनर की एक डेफिनेशन है कि शिक्षण वह व्यवस्था है जो रीएनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन का क्रम होता है। तो ये स्किनर की एक समझ लीजिए डेफिनेशन है शिक्षण के बारे में, ठीक है। शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, नेचर के बारे में जानते हैं। पहला बिंदु है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के साथ साथ अधिगम को व्यवस्थित करता है। हिंदी में समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा, चलो इसको मैं इंग्लिश में समझाता हूँ आपको। शिक्षण यानी कि जो टीचिंग है दोस्तों, ये लर्निंग की प्रक्रिया को, सीखने की प्रक्रिया को इफेक्टिवनेस यानी कि प्रभावशाली बनाने के साथ साथ लर्निंग को व्यवस्थित करता है। व्यवस्थित करने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मान लेते हैं कि कोई बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, शुरू करता है, तो सबसे पहले उसे हम अक्षर का ज्ञान देते हैं। पहले दिन उसे किताब पढ़ने के लिए नहीं देते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक वे में उसे ज्ञान प्रदान करेंगे। गणित का भी जो एक महान प्रकांड विद्वान है उसने भी शुरुआत गिनती से की होगी, 1 2 3 4। इसके बाद उसने जोड़ घटाना गुणा भाग सीखा होगा। आगे चलकर वो भिन्न को समझता है और फिर चीज़ें उसकी समझ में आने लगती हैं। यानी कि एक बेसिक वे में व्यवस्थित क्रम में शिक्षण प्रदान करना, ये शिक्षण का एक प्रकृति है, नेचर है। अगली बात दोस्तों ये कि शिक्षण प्रक्रिया में शाब्दिक, संकेतक और क्रियात्मक व्यवहार शामिल होते हैं। बहुत ही आसान इसे समझना। इसमें शब्द भी होते हैं, संकेत भी होते हैं। क्रियात्मक व्यवहार जैसे कि आपको पर्यटन करवाया जाता है या फिर खेल खिलाया जाता है या फिर लैब में ले जाया जाता है, तो आपसे यहाँ पर जो क्रिया है करवाई जाती है ताकि आप इसे बेहतर तरीके से एब्जॉर्व कर सकें, उसे आत्मसात कर सकें। शिक्षण एक त्रिआयामी सामाजिक प्रक्रिया है, ये तो आप जानते ही हैं। और इसमें पाठ पढ़ाना, अनुदेशन देना यानी कि निर्देश देना, इंस्ट्रक्शंस, ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को उत्साहित करते हुए कौशल का विकास, स्किल डेवलपमेंट शामिल है। शिक्षण की वर्तमान प्रकृति जो है दोस्तों ये व्यावसायिकता की ओर है, यानी कि जो छात्र हैं वो कम से कम कुछ व्यावसायिक तथ्यों को समझ सकें और अपने जीविकोपार्जन के लिए भी कुछ चीज़ें जान सकें, और जो शिक्षण का उद्देश्य है उसको प्राप्त करना। तो ये है शिक्षण का वर्तमान नेचर, ठीक है। शिक्षण में समस्या का कारण पता करना यानी कि डायग्नोज करना, निदानात्मक पक्ष, और फिर इसका उपचार करना यानी कि रेमेडियल पक्ष भी इसमें शामिल होता है। तो छात्र की क्या समस्या है पहले तो ये पहचानना होता है, फिर उसका उपचार किया जाता है। शिक्षण में जो छात्र और शिक्षक होते हैं इनके बीच एक अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल सही बात है। जो भी टीचर यहाँ पर अपने स्टूडेंट से कहता है तो दोनों के बीच ज्ञान का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। दिस इज नोन एज इंटरेक्शन, अंतःक्रिया। और शिक्षण में शिक्षा के औपचारिक यानी कि बात यहाँ पर हो रही है, औपचारिक का मतलब फॉर्मल, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पर नॉन फॉर्मल के बारे में बात की जा रही है। औपचारिक का अर्थ है दोस्तों वो शिक्षा जो कि आपको स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में प्रदान की जाती है। इसमें आपको एक खुद से ट्रेंड शिक्षक होता है, मतलब वो खुद ही ट्रेंड होता है, एक पाठ्यक्रम होता है
और एक सिलेबस के मुताबिक आपको यहाँ पर ट्रेन किया जाता है, आपको शिक्षा प्रदान की जाती है। स्कूल कॉलेजों की शिक्षा ये औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक का मतलब आप अपने घर से, बाहर से, परिवार से और अलग अलग जो विषम परिस्थितियाँ होती हैं उसके माध्यम से जो शिक्षा आप प्राप्त करते हैं लाइफ टाइम, ये अनौपचारिक है। गौर औपचारिक का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई आप ही हैं, अब कोई चीज़ आप खुद से सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपने औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर नहीं सीखा था, आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा था और आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जहाँ से आप कंप्यूटर सीख सकें, तो खुद से जब आप सीखना शुरू करते हैं ये होता है गैर औपचारिक पक्ष, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। टीचिंग का जो उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक इसका भौतिकवादी पक्ष है जिसका जो उद्देश्य अलग है, प्रयोजनवादी का अलग है, आदर्शवादी का अलग है, साम्यवादी का अलग है। सबके जो उद्देश्य है दोस्तों ये अलग अलग हैं, लेकिन अगर इनको समराइज किया जाए, एक सामान्य तौर से देखा जाए, तो शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है क्या रहता है, जो लर्नर है, स्टूडेंट है, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। चीज़ों को जब आप बेहतर समझते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दूसरी बात, शिक्षण कार्य में रुचि प्रदान करना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि रुचि आपको हो। अधिगमकर्ता की क्रियाशीलता और संवेदनशीलता को बढ़ाना भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर भाषा संप्रेषण का विकास करना ताकि आप अच्छे से बातचीत कर सकें। तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। एंड विकासात्मक डेवलपमेंट, उद्देश्यपूर्ण, ऑब्जेक्टिवनेस और सोशलिज्म को बढ़ावा देना, ये सारे जो विकासात्मक, उद्देश्यपूर्ण और सामाजिकता है, ये भी जो है शिक्षण का एक नेचर है, ठीक है दोस्तों। यहीं पर एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल भी आता है, और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल ये दिया गया है रॉबर्ट गैगने और लेस्ली ब्रिक्स के द्वारा। तो यहाँ पर रॉबर्ट गैगने और लेस्ली ब्रिक्स ने जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल को पेश किया है, तो इसके मुताबिक जो शिक्षण प्रक्रिया है ये सिस्टमैटिक, व्यवस्थित होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, प्रभावी और परिणाम उन्मुख, रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। इसका मुख्य लक्ष्य बौद्धिक कौशल, ठीक है, संज्ञानात्मक रणनीतियों, मौखिक जानकारी, दृष्टिकोण और शारीरिक कौशल को सुव्यवस्थित 9 घटनाओं के माध्यम से विकसित करना है। तो ध्यान देना कि जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल है इसमें कौशल विकास के लिए 9 चरण बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आता है आपका व्यवस्थित अधिगम, यानी कि सिस्टमैटिक लर्निंग। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि 9 चरणों के माध्यम से निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन प्रदान करना, जिससे ध्यान आकर्षित करने से लेकर मूल्यांकन तक की प्रक्रिया व्यवस्थित हो सके। दूसरी बात, बौद्धिक कौशल का विकास। तो छात्रों को केवल तथ्य याद करने के बजाय जो उनका इंटेलेक्चुअल स्किल है उसको भी डेवलप किया जाए, उच्च स्तरीय चिंतन में सक्षम बनाना। अब यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे जाके आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आप यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 के एस्पिरेंट हैं, आप निश्चित रूप से नेट की परीक्षा भी पास किए हुए हैं। तो मैं आपको केवल सिलेबस से अवगत करा देता हूँ, और जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप तथ्यों को समझ पाएँ, ठीक है, कि क्या सिलेबस में दिया गया है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। जहाँ पर व्याख्या की जरूरत पड़ेगी बस वहीं पर व्याख्या में रखूँगा, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आपके लिए भी दिक्कत होगी कि इतनी लंबी क्लास कौन देखेगा। बहुत सारे लोग छोड़ के भाग जाते हैं, जबकि मैंने पहले ही कहा है कि धैर्य जिनका चूका वो असफल हुए, ठीक है। नेक्स्ट है बौद्धिक कौशल का विकास और पूर्व ज्ञान को जोड़ना, ठीक है। पूर्व ज्ञान आप समझ पा रहे होंगे, जो पहले का ज्ञान है। प्रदर्शन का आकलन यानी कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यह सुनिश्चित करना कि सिखाया गया ज्ञान कौशल व्यवहार में लागू हो रहा है या नहीं। और कौशल का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम को इस प्रकार तैयार करना कि छात्र सीखे गए ज्ञान को नई स्थितियों में उपयोग कर सकें। आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों का प्रबंधन, तो शिक्षार्थी की आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए अनुकूल बाह्य निर्देश यानी कि कंडीशंस ऑफ लर्निंग को प्रदान करना। तो 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये क्या हैं, तो थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं। पहला है ध्यान आकर्षण, गेन अटेंशन। दूसरा है उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त करना, इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान को याद करना यानी कि स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रियर लर्निंग। सामग्री प्रस्तुत करना, प्रेजेंट द कंटेंट। अधिगम मार्गदर्शन यानी कि प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस। प्रदर्शन को प्रेरित करना यानी कि यहाँ पर बात हो रही है इलिसिट परफॉर्मेंस के बारे में। प्रतिक्रिया प्रदान करना, प्रोवाइड फीडबैक। और प्रदर्शन का आकलन, एसेस परफॉर्मेंस एंड एनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र, प्रतिधारण और स्थानांतरण को बढ़ाना।
दोस्तों ये मॉडल विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने पर जोर देता है कि शिक्षण प्रक्रिया छात्र केंद्रित हो और स्पष्ट परिणाम प्राप्त करे। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं ब्लूम के द्वारा शिक्षण उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है। तो ब्लूम के द्वारा शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण 1956 में दिया गया था। कब? 1956 में। और इसे सार्ट किया गया है 3H के माध्यम से। यहाँ पर जो पहला H है इसका मतलब होता है हेड से, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा है आपका हैंड, यानी कि क्रियात्मक या मनोसंचालित पक्ष। और तीसरा है आपका यहाँ पर हर्ट, यानी कि भावात्मक पक्ष। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ये पहला H है आपका। तो ज्ञानात्मक पक्ष ज्ञान, सूचना और ज्ञान के उपयोग आदि से संबंधित स्मृति क्षमता को विकसित करने से संबंधित है। ठीक है, आपकी जो मेमोरी पावर है। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के कितने चरण बताए हैं? 6 चरण। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि ब्लूम ने जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है उसके कितने स्टेप बताए हैं? तो 6 स्टेप हैं। ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, अगला है आपका क्रियात्मक या मनोसंचालित पक्ष, यानी कि ये आपका नेक्स्ट आपका H है, जो कि इंडिकेट करता है हैंड, हाथ की ओर। तो फंक्शनल और साइको ड्राइवन एस्पेक्ट, इसे मनोप्रेरक या मनोगत्यात्मक पक्ष भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो फिजिकल एक्टिविटी इसमें शामिल है। इसके 5 चरण हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो 5 चरण हैं वो इस प्रकार से हैं। प्रतिरूपता यानी कि मॉडलिंग, प्रकृति वर्ण यानी कि नेचुरलाइजेशन, तीसरा है परिशुद्धता यानी कि प्रिसीजन, हस्तकौशल या कार्य साधन यानी कि हैंडक्राफ्ट आर टूल्स, स्पष्ट अभिव्यक्ति क्लियर एक्सप्रेशन। ठीक है, ये इसके 5 चरण हैं। अगला है दोस्तों आपका जो अगला H है हर्ट, यानी कि भावात्मक पक्ष यानी कि इमोशनल साइड। तो ब्लूम के भावात्मक पक्ष के अंतर्गत छात्रों के भाव, रुचि, मूल्य, अभिवृत्ति को माना जाता है। इसके जो चरण हैं इस प्रकार से हैं: रिक्वेस्ट, ऑर्गेनाइज एंड असेसिंग, आग्रहण, संयोजित और आकलन। ठीक है ना। इसके अलावा रिएक्टिंग और अनुक्रिया भी इसमें शामिल है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। रिएक्टिंग, रिस्पॉन्डिंग, इसको समराइज करते हैं। पहला है आपका रिक्वेस्ट, दूसरा है ऑर्गेनाइज, तीसरा है असेसिंग, नेक्स्ट है रिएक्टिंग और फिर है आपका रिस्पॉन्डिंग। दोस्तों बात करते हैं शिक्षण की आवश्यकता आखिर पड़ती क्यों है। नीड ऑफ टीचिंग, तो कई वजहें होती हैं, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि वर्तमान समाज जो कि बहुत ही गतिशील समाज है और यहाँ पर ज्ञान मतलब कदम कदम पर बिखरा हुआ है, तो आपको टीचिंग की या फिर लर्निंग की आवश्यकता नहीं है। दोनों में ही आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कचरे में से हीरा खोजना है तो किस प्रकार से आप खोजेंगे। तो विशिष्ट क्षमता का विकास, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको कंप्यूटर सीखना है या फिर आपको मान लेते हैं कि हवाई जहाज चलाना है, गाड़ी चलाना है, एक आपकी जो विशिष्ट क्षमता है अगर उसका विकास आपको करना है तो यहाँ पर शिक्षण की आवश्यकता आपको पड़ेगी। सामाजिक प्रक्रिया को बढ़ावा भी मिलता है। जैसे ही आप एक ग्रुप ज्वाइन करते हैं कुछ सीखने के लिए, आपका जो सोशल यानी कि जो सामाजिकता है उसमें जो है बढ़ावा एक दूसरे को मिलने लगता है। क्रमशः आप थोड़े अधिक सामाजिक होना शुरू हो जाते हैं। पाठ्यक्रम को सरलता और सुगमता से सिखाने में मदद, अंतः क्रियाओं को सक्रिय करना और स्पष्ट संप्रेषण और व्यवहार, ये होती हैं बेसिक नीड ऑफ द टीचिंग। दोस्तों बात करते हैं शिक्षण की विधियों के बारे में। तो सबसे पहले आता है आपका लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि। तो शिक्षण द्वारा भाषण, व्याख्यान या बोलकर इसे प्रस्तुत किया जाता है और शिक्षक इसमें जो टीचर होता है वो सक्रिय भागीदार होता है, छात्र जो होता है वो निष्क्रिय श्रोता होता है। और इससे क्या होता है, ध्यान से सुनने की क्षमता का विकास होता है। शिक्षार्थी की सफलता या असफलता शिक्षक के व्याख्यान पर निर्भर करती है। इसका दोष क्या है, केवल बड़ी कक्षाओं के लिए यह उपयोगी होता है, छोटी कक्षाओं में ये उपयोगी नहीं होता है। दोस्तों आपका अगला है ह्यूरिस्टिक विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड। तो इसके जो जनक हैं कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा ह्यूरिस्टिक मेथड ये दिया गया है H.E. आर्मस्ट्रांग के द्वारा। ठीक है ना। और इस विधि में विद्यार्थी को कम से कम बताया जाता है, यानी कि यह एक प्रकार से कॉग्निटिव मेथड होता है। इसमें अभ्यर्थी स्वयं से ही सीखता है, उसे कम से कम बताया जाता है ताकि जितना संभव हो विद्यार्थी खोज विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सके। अगला दोस्तों आपका पाठ्य पुस्तक विधि। तो सबसे सरल विधि मानी जाती है, सभी स्तर के विद्यार्थियों को एक साथ से पढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है, स्वाध्याय और स्मरण शक्ति का विकास होता है।
अगला दोस्तों आपका आगमन विधि। कई बार एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है कि जो आपकी आगमन विधि है इसके जनक कौन है। तो जनक है इसके अरस्तु, याद रखिएगा। और आगमन विधि के द्वारा क्या होता है, इसका मेथड क्या है, तो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता का विकास होता है। विद्यार्थियों को विभिन्न उदाहरणों का निरीक्षण करके स्वयं निष्कर्ष निकालने के बाद सामान्य नियमों का निर्माण करने में जिस विधि का प्रयोग होता है उसे आगमन विधि कहते हैं। तो इसमें हम पहले क्या देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे। इसके बाद फिर बच्चा स्वयं ही सीखता है, एक जनरल नियम को समझ लेता है। जैसे कि अगर हम बच्चे को बार बार जो है बहुत ही बेसिक बच्चा है, मान लीजिए हैं कक्षा, वो अभी मात्र 3-4 साल का है, और उसे हम रोज़ एक सेब खिलाएं और एक इमली खिलाएं, और धीरे धीरे वो समझ जाता है कि जो इमली होती है वो खट्टी होती है, सेब जो है वो मीठा होता है। तो ये सीखना भी एग्जाम्पल के द्वारा ही वो सीख पा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि बच्चा जो है ऑब्जर्व करता है कि भैंस वो केवल घास और चारा खाती है, जबकि शेर जो है वो केवल मांस खाता है। तो वो सीख पाता है कि कुछ जानवर होते हैं जो कि केवल मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं। बाद में वो उनका वर्गीकरण करना भी सीख जाता है। तो इससे क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर विद्यार्थी बढ़ता है। जो एक विशिष्ट ज्ञान है वो धीरे धीरे जनरलाइज होने लगता है। बालक स्वयं करके सीखता है, इसलिए ज्ञान अस्थायी और व्यवहारिक होता है। ठीक है। और व्याकरण, गणित, विज्ञान शिक्षण में ये विधि उपयोगी होती है। ठीक है ना दोस्तों। बात करते हैं अब निगमन विधि के बारे में। ये विधि भी कई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। तो वह विधि जिसमें विद्यार्थियों को नियम की जानकारी कराने के बाद उनको नियम की सत्यता की जांच के लिए विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम साधारण ब्याज का एक फार्मूला बच्चे को बता देते हैं कि ये साधारण ब्याज का फार्मूला है। ये जो बेसिक बच्चे होते हैं उनके लिए नहीं होता है, जो थोड़ा सा बेसिक ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे होते हैं या उससे ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए ही ये यूज़फुल रहता है। तो जैसे कि आप जानते हैं ना कि इसमें क्या होता है, मूलधन होता है गुणे दर और गुणे समय बटा 100, ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको आप ये फार्मूला देंगे, उसके बाद हम उसे साधारण ब्याज निकालने के लिए कहेंगे। अलग अलग उसे यूनिट प्रोवाइड करेंगे। मूलधन कभी 100 रुपये देंगे, कभी 150 रुपये देंगे, कभी 200 रुपये देंगे, कभी 2000 देंगे। दर अलग होगी, समय अलग होगा। तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, उसको जो है नियम की एक स्पष्ट जानकारी हो जाती है। ये कहते हैं निगमन विधि। ठीक है। ये आगमन विधि के ठीक विपरीत विधि मानी जाती है, और इसमें क्या होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। जैसे कि अलग अलग फार्मूले रटने पड़ते हैं, तथ्यों को रटना पड़ता है, तो जो स्मरण शक्ति है उसका विकास होता है। उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में असमर्थ है, क्योंकि चीज़ें आपको पहले से ही खोज करके दे दी जाती हैं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अब प्रयोजन विधि के बारे में, जिसके जनक माने जाते हैं W.H. किलपैट्रिक। कौन है W.H. किलपैट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। किलपैट्रिक ने अपने गुरु, ध्यान दीजिएगा, किलपैट्रिक के गुरु कौन थे, जॉन डेवी थे। जॉन डेवी जिन्होंने शिक्षण को 3 आयामी 3D बताया था। तो और जॉन डेवी का जो व्यवहारवाद है ये आप जानते होंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो किलपैट्रिक ने व्यवहारवाद का जो नियम था उसका अध्ययन किया और इसके बाद प्रयोजन विधि का विकास किया था। तो किलपैट्रिक के शोध पत्र का नाम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। किलपैट्रिक का जो शोध पत्र था दोस्तों उसका नाम था द प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, अगर आप लेक्चर पूरा देख रहे हैं और आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे आप ना तो इसमें चीज़ें जो होती हैं आपके एक प्लेलिस्ट में चली जाती हैं। बाद में अगर आप इसे सर्च करना चाहेंगे तो आसानी से सर्च कर पाएंगे। प्रयोजन विधि में विद्यार्थी परिस्थितियों के प्रोजेक्ट का चयन करके उसके उद्देश्य के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो प्रयोजन विधि में विद्यार्थी क्या होता है कि परिस्थितियों के प्रोजेक्ट का चयन करते हैं और उद्देश्य के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट की यानी कि प्रयोजन की योजना का निर्माण, क्रियान्वयन, कार्य मूल्यांकन, रिकॉर्ड आदि का कार्य करते हैं। और प्रयोजन विधि प्रभाव, अभ्यास और तत्परता के नियम का भी समर्थन करती है। प्रयोजन विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होने के साथ साथ इसका लक्ष्य निश्चित व स्पष्ट होने के कारण विद्यार्थियों की रुचि अंत तक बनी रहती है, जिसमें विद्यार्थी सक्रिय भी रहता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर अब प्रदर्शन या व्याख्यान विधि के बारे में। तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में, प्रदर्शन यानी कि आपको चीज़ों को दिखाना है। ठीक है, प्रदर्शन करना है और साथ ही साथ उसके बारे में लेक्चर भी प्रदान करना है। सबसे पहले मैंने आपको व्याख्यान विधि के बारे में बताया था, लेकिन इसमें प्रदर्शन और व्याख्यान विधि दोनों को शामिल किया गया है।
तो इसमें क्या होता है, चीज़ों की व्याख्या करने के साथ साथ उसका प्रदर्शन भी किया जाता है। और इसका जो एक तरीके से मेथड है वो है कि देखो, सुनो और समझो। इस विधि के सोपान के अंतर्गत योजना बनाना, प्रस्तुतिकरण, तथ्यों की व्याख्या, प्रयोग का प्रदर्शन, श्यामपट्ट कार्य, मूल्यांकन आदि शामिल होता है। ठीक है ना। और यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होने के साथ साथ विद्यार्थियों के व्यक्तिगत और प्रत्यक्षात्मक ज्ञान का विकास करती है। इस विधि में अनुबंधन शिक्षा प्रणाली के प्रयोग से तथ्यों को याद करने में सहायता मिलती है। ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको देखने के बाद आपको कुछ तथ्य याद आ जाते हैं। तो अनुबंधन प्रणाली यही तो होती है जिसमें आपको कोई तथ्य, जैसे मान लेते हैं जब आप अपना स्कूल देखते हैं तो आपको बचपन के दिन याद आ जाते हैं, तो उसी प्रकार से। और इसका जो एग्जाम्पल था वो क्या था, घंटी वाला था, जो कि घंटी बजाने पर कुत्ते का लार याद आ गया ना, बोलो एक्सपेरिमेंट, वो भी यही है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रयोगशाला विधि के बारे में, यानी कि करके सीखना। तो इसमें क्या होता है कि यह जो विधि है यह गृह विज्ञान, विज्ञान जैसे विषयों के लिए शिक्षण में अधिक उपयुक्त है। यह विधि खर्चीली है, लैब वगैरह बनाना पड़ता है, ऑपरेटर्स लाना पड़ता है, चीज़ों को दिखाना पड़ता है, लेकिन प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। और अगला है दोस्तों आपका समूह शिक्षण या टोली शिक्षण विधि। तो समूह शिक्षण आप समझ पा रहे होंगे, इसमें ग्रुप एजुकेशन की बात की जा रही है। तो इसे सहकारिता शिक्षण भी कहते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक अध्यापक मिलकर किसी कक्षा में शिक्षण कार्य करते हैं। अब दोस्तों अगर कक्षा है तो उसमें निश्चित रूप से जो छात्र होंगे वो समूह में ही होंगे, लेकिन जो टीचर होता है वो एक ही रहता है। लेकिन समूह शिक्षण में टीचर भी 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अलग अलग जो तथ्य होते हैं उनको समझाने के लिए अलग अलग टीचर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका समस्या समाधान विधि। तो इसके जो जनक हैं ये सुकरात हैं। ये एक वैज्ञानिक विधि है, वह विधि जिसमें विद्यार्थियों के समक्ष ऐसी समस्या, मतलब उनको पहले एक प्रॉब्लम दी जाती है, फिर क्या होता है कि उनको थोड़ी सी हेल्प दी जाती है, लेकिन समस्या का समाधान उन्हीं से करवाया जाता है। तो इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अस्थायी रहता है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, एक और भी है वीडियो या टेलीविज़न प्रस्तुति विधि। तो इसमें ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो होता है, टेलीविज़न हो गया, इसमें यूट्यूब को भी आप शामिल कर लीजिए। तो इसमें दृश्य यानी कि चीज़ें आपको दिखती हैं, श्रव्य चीज़ आप सुन भी सकते हैं। तो दृश्य श्रव्य साधनों का सबसे बेहतर प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला है आपका अभिक्रमित अध्ययन विधि, प्रोग्राम्ड लर्निंग या इंस्ट्रक्शन मेथड। तो यह आधुनिक विधि है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर बच्चे की जो लर्निंग पावर होती है अलग अलग होती है, हर बच्चा बहुत स्पेशल होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो इसमें क्या होता है, अभिक्रमित अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं की जांच स्वयं करते हैं। तो अभिक्रमित अध्ययन, प्रोग्राम लर्निंग, स्व अध्ययन की एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें विषय वस्तु को तार्किक क्रम में छोटे छोटे पदों यानी कि फ्रेम्स में विभाजित किया जाता है। इसके जनक कौन है, तो B.F. स्किनर हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। यह प्रक्रिया स्वगति, सक्रिय अनुक्रिया, तत्काल प्रतिपुष्टि, फीडबैक और पुनर्बलन पर आधारित है, जिससे शिक्षार्थी बिना शिक्षक की सहायता के स्वयं सीखता है। ठीक है ना। अभिक्रमित अध्ययन विधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका रेखी या बाह्य अभिक्रमित विधि। इसके जो जनक हैं B.F. स्किनर हैं। तो स्किनर के सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत पर यह आधारित है। दूसरा है दोस्तों आपका लीनियर आर एक्सटर्नल प्रोसेसिंग मेथड, साखी या आंतरिक अभिक्रमित विधि। इसके जनक नॉर्मन ए क्राउडर हैं। विद्यार्थी इसमें स्वनियंत्रित अभिक्रमण का अनुसरण करता है। और आपका तीसरा है ब्रांच आर इंटरनल प्रोसेसिंग मेथड, यानी कि अवरोही अभिक्रमित विधि, जो कि दिया गया है थॉमस गिलबर्ट के द्वारा। इसमें विद्यार्थी को जटिल से जटिल व्यवहारों के समुचित विकास के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है ना। आगे मैं चीज़ों को और भी सरलता से समझाऊंगा ताकि आप चीज़ों को और बेहतर समझ सकें। ये आपकी पहली क्लास है दोस्तों। इस क्लास में मेरा प्रयास ये है कि आपका जो सिलेबस है उसको कम समय में कंप्लीट करवा दिया जाए और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी एक सरल सी व्याख्या आपको प्रस्तुत कर दी जाए। और वही अभिक्रमित विधि, इसको आप डिसेंडिंग सॉर्टिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों एक विधि और भी है, अभिहस्तांकित कार्यविधि या असाइनमेंट मेथड। ठीक है। ये क्या होता है कि इस विधि में विद्यार्थियों का विश्लेषणात्मक, समस्या समाधान, प्रयोगात्मक, रचनात्मक आदि क्षमताओं का विकास होता है, क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा इस विधि में विशेष प्रयोजन का सर्वेक्षण व अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। पर्यवेक्षण विधि,
तो इस विधि में विद्यार्थियों द्वारा किसी विषय या घटना के सभी पक्षों का अध्ययन और निरीक्षण किया जाता है। इससे क्या होता है, चिंतन, तर्क आदि गुणों का विकास होता है, विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। भूमिका निर्वहन तकनीकी विधि तो सामाजिक कौशल को बढ़ावा देता है, अभिनय पर आधारित और वास्तविक जीवन में छात्र की भूमिका को बेहतर समझ मिलती है। तो भूमिका निर्वहन जैसे क्या होता है ना कि आपको अगर एक ग्रुप का लीडर बना दिया जाए तो फिर आप ये सीख पाते हैं कि लीडिंग के लिए यानी कि नेतृत्व के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं और किस प्रकार से आप ग्रुप को लीड कर सकते हैं। तो भूमिका अगर आपको मिल जाती है, पद आपको मिल जाता है, तो उसके अनुरूप आपको क्रिया भी करनी पड़ती है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन पर। तो शिक्षण के अंतर्गत मूल्यांकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे आप ये समझ पाते हैं कि जो आपका शिक्षण कार्य है वो कितना सफल रहा। तो मूल्यांकन किसी व्यक्ति या वस्तु के मूल्य का आकलन करना यह मूल्यांकन कहलाता है। शैक्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत केवल विद्यार्थी की ही जांच नहीं की जाती है बल्कि शिक्षण पद्धति, पाठ्यचर्या और अन्य शैक्षिक साधनों की उपयोगिता की भी जांच की जाती है। रैमर्स और गेज कहते हैं कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो उत्तम या अवांछनीय है उसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि या तो जो अवांछनीय है उसके आधार पर या फिर जो सबसे बेहतर है उसके आधार पर जो मूल्यांकन है वो किया जाता है। मूल्यांकन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य देखो फ्रेंड्स, मूल्यांकन ही वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर किसी छात्र के ज्ञान का आकलन किया जाता है। दूसरी बात कि विद्यार्थी का किसी विषय के प्रति रुचि, कमी या प्रतिभा का आकलन मूल्यांकन के द्वारा ही होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के अभाव में शैक्षिक समस्याओं का समाधान उचित तरीके से नहीं हो पाता है। मूल्यांकन का अर्थ परिणाम के परस्पर महत्व के निर्धारण, प्राप्तांक, परीक्षा आदि से होता है। और मूल्यांकन प्रक्रिया के जो सोपान हैं इसके अंतर्गत देखा जाए तो शैक्षिक उद्देश्यों का चयन, ठीक है, दूसरा है उद्देश्यों को लिखना, तीसरा है अधिगम परिस्थितियों की पहचान, चौथा है परीक्षणों का चुनाव, प्रविधि का प्रयोग, प्राप्त प्रमाणों की व्याख्या। मूल्यांकन का दोस्तों उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक कि कौन सा स्टूडेंट है जो कि काफ़ी अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। दूसरी बात, पाठ्यक्रम के संशोधन में सहायक होता है, विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में सहायक होता है और अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन को प्रभावी बनाने में सहायक रहता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं में भी सहायक, क्योंकि अलग अलग जो स्टूडेंट होते हैं उनकी क्षमताएं सीखने की अलग अलग होती हैं, तो हम यहाँ पर उनको कैटेगरी वाइज समझ सकते हैं कि किनको अधिक इंस्ट्रक्शन चाहिए और किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन किसको दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, शिक्षण की प्रभावशीलता को ज्ञात करने में भी यह सहायक होता है। मूल्यांकन की विशेषता में क्रमबद्धता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, निरंतरता, विस्तृत रूप, व्यवहारिकता, गुणात्मक और परिणात्मक में संबंध। और मूल्यांकन के प्रकार में संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन, मात्रात्मक मूल्यांकन और स्थानात्मक मूल्यांकन शामिल हैं। दोस्तों शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो शिक्षण की सामग्री और भौतिक साधन की कमियों की वजह से शिक्षण प्रभावित होता है। तो यदि शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित न हो तो जो आपका शिक्षण कार्य है वो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर भी शिक्षण जो है प्रभावित होता है, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की जो क्षमता है वो अलग अलग रहती है। शिक्षक का व्यक्तित्व और कौशल भी शिक्षण को प्रभावित करता है। अगर शिक्षक जो है देखने में प्रभावशाली, साथ साथ उसका ज्ञान भी है, डीप नॉलेज भी है और उसका जो स्किल है वो इम्प्रूव्ड है, निश्चित रूप से वो अपने कार्य को और बेहतर कर पाएगा। शिक्षण में यदि कोई नियोजित कार्य न हो तो शिक्षण कार्य प्रभावित होता है और मनोवैज्ञानिक विचारधारा की कमी से भी शिक्षण प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि कक्षा की संवेगात्मक स्थिति के कारण भी शिक्षण प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। यहाँ पर चीज़ों को मैंने आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जो आपका अगला टॉपिक है ये रिसर्च एप्टीट्यूड पर बेस्ड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।